नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। अक्टूबर 2021 में खुर्दा महंगाई की शरह बढ़कर 4.48 यानी 4.48% हो गई। गुज़िश्ता महीने यानी सितंबर में ये रेट 4.35% था। इससे कबल यानी अगस्त के महीने में 5.3% महंगाई की शरह दर्ज की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर के बाद अक्टूबर माह में भी महंगाई की शरह कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर माह में रिटेल इन्फ्लेशन की शरह से मुतालिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार जुमे के रोज़ जारी किया गया। गुज़िश्ता कुछ माह में खुर्दा महंगाई शरह में मामूली गिरावट दर्ज हो रही थी, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अक्टूबर माह में भी खुर्दा महंगाई की शरह में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक सर्वे भी कराया गया था, जिसमें खुर्दा महंगाई की शरह 4.32% रहने का अंदाज़ा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.48% हो गया, जो लगातार चौथे महीने RBI के 2% से 6% के कंफर्ट जोन के अंदर है। NSO के जरिए जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब तेल और बिजली सेक्टर में महंगाई महीने के दौरान 14.35% पर बनी रही। RBI खुर्दा महंगाई शरह या सारिफ कीमतों में इजाफे की शरह को सारिफ प्राइस इंडेक्स CPI के जरिए ट्रैक करता है। NSO की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फूड महंगाई शरह अक्टूबर में बढ़कर 0.85% यानी 0.85% हो गई, जो उससे गुज़िश्ता महीने में 0.68% थी। RBI ने CPI पर मबनी शरह महंगाई को 4% पर रखने का हदफ तय किया था, जिसमें ऊपर नीचे से 2% का फ़र्क हो सकता है। मुल्क जब महंगाई से परेशान है, ऐसे वक्त में बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। एक तरफ जहां रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बीजेपी पैसे के दम पर आसाम, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। बीजेपी की जानिब से इंतखाबी कमीशन को खर्च की सौंपी गई तफसीलात के मुताबिक इस साल आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और केरला में हुए असेंबली इंतखाबात में तशहीर पर 252 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पार्टी ने उन 5 रियासतों के इंतखाबात में तशहीर पर 252 करोड़ 27,71,753 रुपए खर्च किए हैं। मीडिया ज़राए में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि आसाम इंतखाब में बीजेपी ने 43 करोड़ 81 लाख रुपए और पुडुचेरी इंतखाब में 4 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए। हैरान करने वाली बात यह है कि 252 करोड़ रुपए के तकरीबन 60% हिस्से का इस्तेमाल यानी 151 करोड़ रुपए बीजेपी ने मगरबी बंगाल में खर्च किए। यहाँ तृणमूल कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने कायदीन की पूरी फौज मैदान में उतार दी थी और पैसा भी खूब खर्च किया। बीजेपी के लिए अफसोसनाक ये रहा था कि इतना खर्च करने के बावजूद उसे मगरबी बंगाल में मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 इख्तिराई सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिनमें एक सहूलत से आम आदमी भी मरकजी बैंक से बराह रास्त सरकारी बॉन्ड खरीद कर उसमें अपना पैसा लगा सकेगा। इस सहूलत को RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का नाम दिया गया। दूसरी सहूलत पूरे मुल्क के लिए RBI की मरबूत मोहतसिब स्कीम है। इसके तहत सारिफिन कहीं से एक ही मुकाम पर डिजिटल मीडियम के जरिए बैंकिंग खिदमात से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। सीतारामन ने इस मौके पर कहा कि RBI की खुर्दा सहूलत सरकारी बॉन्ड की मार्केट को वसअत देगी। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मकसद सरकारी सिक्योरिटीज़ मार्केट तक खुर्दा सरमायाकारों की रसाई को बढ़ाना है। इसके तहत खुर्दा सरमायाकारों के लिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटीज़ में बराह रास्त सरमायाकारी करने का रास्ता खुल जाएगा। सरमायाकार RBI के हवाले से ऑनलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स आसानी से खोल सकते हैं और उन सिक्योरिटीज़ को बरकरार रख सकते हैं। ये सर्विस मुफ्त होगी। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से
आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं जमात के वक्फे से इम्तिहान सिर्फ ऑफलाइन मोड यानी क्लासरूम में बैठकर मुनक्किद करने के खिलाफ कई तुलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तुलबा ने कोरोना की वबा के बढ़ने के इम्कान का हवाला देते हुए मुतबादिल इंतजाम के तौर पर इम्तिहान ऑनलाइन मीडियम से कराने का मुतालबा किया। सीबीएसई 16 नवंबर से, ओआईसीएस 22 नवंबर से इम्तिहान मुनक्किद करने जा रही है। अबोदिया चकमा समेत 6 तुलबा की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि ऑफलाइन इम्तिहानात कराने से कोरोना वबा की जद में आने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में सिर्फ ऑफलाइन जराए से इम्तिहानात का इनेकाद उनकी सेहत के हक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा की कि हुकूमत को इम्तिहान के हवाले से जारी करदा जानकारियों को मनसूख करने और उसकी जगह पर नजर शुदा नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। मुल्क की आज़ादी को लेकर मुतनाज़िया बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के लिए भारी पड़ रहा है। राजस्थान में जुमे के रोज़ उनके खिलाफ 5 शहरों में पुलिस से शिकायत की गई। जयपुर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि उदयपुर के सुखैर थाना, जोधपुर के शास्त्री नगर, चूरू कोतवाली, भीलवाड़ी और पाली कोतवाली थाने की पुलिस शिकायतों की जांच की जा रही है। जयपुर में सिटी महिला कांग्रेस ने कोतवाली थाने में रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आज़ादी के लिए शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके अलावा दस्तूर के तहत वफादारी ना रखने का भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। महिला मोर्चे की सदर रानी लुबाना ने शिकायत में बताया कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। उस आज़ादी के लिए उन कुर्बानियों का कंगना रनावत ने अपने बयान के जरिए मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की आज़ादी देखी और शहीदों को आज भी खिराज अकीदत पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को फिल्म एक्ट्रेस और पद्मश्री कंगना रनावत ने एक पब्लिक डायस पर बयान दिया कि 1947 में हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं, एक भीख थी। असल आज़ादी साल 2014 में मिली। इस बयान से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लोग वफादारी रखते हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। इस बयान से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी समेत तमाम शहीदों और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की बेइज्जती की गई है। कंगना के इस बयान को लेकर पूरे मुल्क भर में तनाज़ा पैदा हो गया है। कंगना अब कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम सियासी पार्टियों, समाजी तंजीमों समेत आम लोगों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर कंगना के इन बयानों पर लोगों की ज़बरदस्त
रिएक्शन आ रही है। इससे पहले कंगना महाराष्ट्र की दारुल हुकूमत मुंबई पर दिए बयान को लेकर तनाज़े में आ गई थी। तब कंगना ने मुंबई में रहने पर पीओके में रहने जैसा एहसास होने की बात कही थी। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी कायद नवाब मलिक ने जुम्मे के रोज अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक ने इस बार कंगना रनावत को हिंदुस्तान को 2014 में आज़ादी मिलने वाले बयान पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि कंगना ने हिमाचल में बनने वाली ड्रग मलाना क्रीम का एक डोज ले लिया है, इसीलिए वो इस तरह की बहकी हुई बातें कर रही हैं। कंगना रनावत ने पद्मश्री मिलने के बाद कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी 2014 में मिली थी। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर हाजिरी देने आज पहुंचे। ड्रग्स केस में फंसने के बाद आर्यन खान को 14 शराइत पर 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि उन्हें हर हफ्ते के जुमे के रोज़ एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। हाल ही में बॉलीवुड पेपराजी विरल भयानी ने एनसीबी के दफ्तर के बाहर की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें आर्यन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ दफ्तर में जाते दिख रहे हैं। इस दौरान आर्यन ने पीले रंग की टी शर्ट, ब्लैक हुडी और ब्लैक डेनिम जीन्स पहनी है। 29 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से छूटने के बाद आर्यन 5 नवंबर को पहली बार हाजिरी लगवाने पहुंचे थे। आर्यन के साथ ड्रग्स केस में गिरफ्तार की गई मुनमुन धमीचा भी अपनी टीम के साथ दफ्तर पहुंची। मॉडल मुनमुन और अरबाज मर्चेंट को आर्यन के बाद जमानत मिली थी, लेकिन उनके लिए भी हाजिरी देना एक कंडीशन लगाया गया था। अरबाज मर्चेंट भी अपने वालिद के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला चित्रकूट की खातून से गैंगरेप और उसकी बेटी के साथ रेप की कोशिश के मुल्जिम ठहराए जाने के बाद सुनाया है। सजा सुनते ही गायत्री फूट फूट कर रोने लगा। वहीं मामले में मुल्जिम गायत्री के दोनों साथियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सज़ा मिली है। तीनों मुजरिमीन को जेल से लेकर स्पेशल जज पवन कुमार राय के सामने पेश किया गया। 2 दिन पहले यानी 10 नवंबर को ही तीनों को मुजरिम करार दे दिया गया था। गायत्री प्रसाद समाजवादी पार्टी हुकूमत में कैबिनेट वजीर था। गायत्री प्रजापति ने हाथ जोड़कर मीडिया से कहा कि ये जो फैसला आया है ये गलत है, सियासी मुखालिफिन की जानिब से साजिश रची गई है। मैं बेकसूर हूँ, मेरा बयान नहीं लिया गया, मेरी मांग के बाद भी नार्को टेस्ट तक नहीं करवाया गया, मैं अमेठी से इलेक्शन ना लड़ सकूँ, इसलिए ये फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हुकूमत ने फंसाया है, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हम बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाए, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूं, इलाज नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ के भूता पुलिस स्टेशन हुदूद के
मटकापुर गांव में खातून ने अपनी 6 महीने की बेटी और 2 साल के बेटे को गला दबाकर मार दिया। सुबह जब शोहर ने पूछा तो बोली कि दुर्गा माँ सपने में आई थी और कहा कि दोनों बच्चों को मार दो, इसलिए सुबह मैंने दोनों को गला दबाकर मार दिया। जुमेरात की रात शोहर बीवी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद शोहर नज़दीक ही अपने वालिद के घर सोने के लिए चला गया था। जब सुबह नाश्ता करने आया तो उसे बच्चों की मौत का पता चला। ये वाक़ये की इतला मिलने पर एसएसपी रोहित सिंह सजावन मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। शोहर की तहरीर पर पुलिस ने उस खातून के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम खातून का नाम जयंती है। बताया जा रहा है कि उसका शोहर बेटू गंगावत शराब पीने का आदी है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। जुमेरात की रात को भी बेटू शराब पीकर आया था और जयंती से झगड़ा किया। मामला बढ़ा तो बेटू अपने वालिद के घर सोने के लिए चला गया। बताया जा रहा है कि जयंती का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ के 3 रोज़ा दौरे पर जुमे को वहां पहुंचे। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी और समाजी सरगर्मियों में उन्होंने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक सरकारी बयान में दी गई इत्तला के मुताबिक लखनऊ में वज़ीर दिफा का पहला प्रोग्राम वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मीटिंग में हिस्सा लेना था, जहां उन्होंने शिरकत की। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में दिफाई आलात बनाने वाले मुल्क की मारूफ कंपनियों के माहिरीन को बुलाया गया था। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तौसी रियासत में 6 नोड आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ तक फैली हुई है। इसमें 11,207 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ है। इससे तकरीबन 2.5 लाख लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। इसके लिए 1482 हेक्टेयर लैंड बैंक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की 6 यूनिटों के तहत अब तक 24 कंपनियों को 337 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और झांसी में मिसाइल बनाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए राजधानी में 80 हेक्टेयर और झांसी में भारत डायनामिक्स को 183 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की गई है। जुमे को हुई मीटिंग में इन स्कीमों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पहले पेंटागन की रिपोर्ट में हिंदुस्तान को चीन से मोहतात रहने के लिए कहा गया था। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी चीन को हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। एक मीडिया कॉन्क्लेव में जनरल रावत ने कहा कि हमारी जवान सरहद पर चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर अब गलवान जैसा वाकया होता है तो चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। सीडीएस रावत ने कहा कि पिछले साल हिंदुस्तान और चीन के बीच 4 दहों की सबसे पुरतशद्दुद झड़प के बाद मोदी हुकूमत ने अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन पर मरकूज कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज आज़ादी के बाद 70 सालों में अब तक के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हमारी फ़ौज को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मॉडर्न अफवाज की तरह ट्रेन किया गया है। जनरल रावत ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन जो दोनों मुल्क हैं, चीन और हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन्स वाले मुल्क हैं। इन दोनों के बीच सरहद का तनाज़ा सुलझाने में ट्रस्ट की कमी है और एक दूसरे पे शक आड़े आ रहा है। पिछले महीने हिंदुस्तान और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें राउंड की बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। दोनों पहलुओं के बीच सरहद से पीछे हटने के मसले पर सहमति नहीं बन पाई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमारी कौमी सलामती से मुजरिमाना खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी ताज़ियत उन जवानों के साथ है जो अपनी जान पर खेलकर हमारी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत झूठ पे झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पीटीआई की एक रिपोर्ट भी शेयर की जिसके मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि चीन गुज़िश्ता कई सालों से सरहद के नज़दीकी इलाकों में तामीराती सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने चीन के हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से मुतालिक तनाज़े की तरदीद की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वर्धा में कांग्रेस कारकुनों के तरबियती प्रोग्राम से वर्चुअल तरीके से खिताब किया। इस दौरान राहुल गांधी ने नजरिए के हवाले से बीजेपी को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का नफरत अंगेज नजरिया कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत और कौम परस्त नजरिए पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 2 नजरियात हैं,
एक कांग्रेस पार्टी का और एक आरएसएस का। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला रखी है और कांग्रेस का नजरिया यकजहती, हमआहंगी और मोहब्बत का है। आज आरएसएस और बीजेपी का नफरत अंगेज नजरिया कांग्रेस पार्टी के कौम परस्ती से सरशार नजरिए पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि ख्वाह हम तकसीम पसंद नजरिए को पसंद करें या नहीं, बीजेपी का नफरत अंगेज नजरिया कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत और कौम परस्ताना नजरिए पर भारी पड़ रहा है। हमें ये इतराफ़ करना होगा, लेकिन अब हम इसे कबूल नहीं कर सकते। हमारा नजरिया जिंदा है, लेकिन उसे ढका दिया गया है। ये बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा, जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग पंजाब में तकरीबन 3.5 महीने बाद असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी एमएलएज में मची भगदड़ के बीच जारी इस लिस्ट में 10 एमएलएज को टिकट दिए गए हैं, लेकिन रायकोट असेंबली सीट से पार्टी एमएलए जगतार सिंह हिस्सेवोल समेत 3 एमएलएज के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक जय किशन रोडी, गढ़शंकर, सर्वजीत कौर मानुके और दीगर एमएलएज हैं जिन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। इनके नाम आज आम आदमी पार्टी ने पब्लिक डोमेन में प्लेस किए हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बाद रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन की तरह चला रहा था, लेकिन उन्हें फिर से नॉर्मल कर दिया गया है। यानी अब हॉलीडे स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की खिदमत पहले जैसी ही होंगी। इनमें लेने वाले स्पेशल किराए को ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद अब मुसाफिरीन को पहले की तरह ही किराया देना होगा। वजारत रेलवे की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह काम कुछ दिनों में लागू किए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में 1700 से ज़्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर किया जाएगा। कांधों पर उठाकर एक बीमार नौजवान को ऑटो तक पहुंचाने वाली चेन्नई की खातून इंस्पेक्टर बहादुरी की हर तरफ से सताइश की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने राजेश्वरी की काफ़ी सताइश की। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,50,847 नए मामला दर्ज किए गए। इसी दौरान 7,165 अफराद की मौत हो गई। इस इजाफे के बाद इस मोजी वायरस से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 25,29,00,000 के पार हो गया। वहीं अमवात की तादाद 50,99,477
तक पहुंच गई है। दुनिया भर में अब भी 1,90,44,835 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में एक दिन पहले की निस्बत कुछ कमी दर्ज की गई और इस दौरान तकरीबन 12,500 नए केसेस सामने आए। ताहम सेहतयाब होने वालों की तादाद निस्बतन ज़्यादा रहने से एक्टिव केसेस में गिरावट जारी है। दरियासरा जुमेरात को मुल्क में 53,81,889 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 1,10,79,51,255 अफराद की टीकाकारी की गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जुमे की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,516 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,44,14,186 हो गई। इस दौरान 13,155 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और उसके साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 3,38,14,080 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस 1140 कम होकर 1,37,416 हो गए हैं। इसी अरसे में 501 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,62,690 हो गई है। अगले साल तक दुनिया में करीब 200 करोड़ इंजेक्शन सिरिंजेस की कमी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से बड़े पैमाने पर सिरिंजेस का इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक पूरी दुनिया में 725 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। इनमें सिंगल, डबल और बूस्टर डोज शामिल हैं। वैक्सीन की ये मिकदार आमतौर पर साल भर में लगने वाले मजमूई टीकों की तादाद से दुगनी से ज़्यादा है। हर डोज के लिए अलग अलग सिरिंज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए सिरिंजेस की खपत भी हर साल से दुगनी हो गई है। WHO के डिवीजन ऑफ एक्सेस टू मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स की सीनियर एडवाइज़र लिसा हेडमैन ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हमारी असली तशवीश यह है कि अगले साल तक हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज की कमी हो सकती है। इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो सकती है, साथ ही इससे लोगों को कई बीमारियों से बचाने की कोशिश पर भी संगीन असर पड़ेगा। WHO की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि सिरिंज के प्रोडक्शन में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कमी से जमाखोरी के हालात बन सकते हैं। वहीं सिरिंज की सप्लाई घटने से ग्लोबल लेवल पर पैनिक के हालात बन सकते हैं। वैक्सीनेशन और सिरिंज की प्रोडक्शन और खपत की जगह में दूरी पर भी इनकी सप्लाई मुनहसर करेगी। लिसा हेडमैन ने कहा कि ज़रूरी चीज़ों की कमी के इशारे वाकई परेशान करने वाले हैं। सिरिंज के मामले में ये कमी 100 से 200 करोड़ तक हो सकती है। वक्त रहते इससे निपटने के लिए कारगर स्कीम बनाई जानी चाहिए। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले धमाके में 16 अफराद जख्मी हो गए। खबर रसां एजेंसी तुलू न्यूज़ ने मकामी हुक्काम के हवाले से बताया कि धमाके में चंद नमाजी जाबहक हुए। हालांकि अभी तक मरने वालों की असल तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपनघर इलाके में वाक़ मस्जिद में मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होने वाले धमाके में मकामी आलिम दीन समेत 16 अफराद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।